नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस वैकेंसी के बारे में। और जीडीएस वैकेंसी के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अफवाह हो रहा है कि जीडीएस का जो जॉब मिलेगा ना, अब एग्ज़ाम होगा। कुछ भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्टली बता देते हैं। नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम ना दे करके आपको जॉब मिल रहा है। जॉब तो मिलेगा लेकिन रेगुलर जॉब नहीं है। उसमें क्या होगा, 4 से 5 घंटा का ड्यूटी होता है। तो इस जॉब के लिए एग्ज़ाम क्यों भाई? एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, अगर एग्ज़ाम होगा तो और अच्छी बात रहेगा। एग्ज़ाम होगा तो हर चीज़ चेंज होगा। क्या है कि जीडीएस को रूल 3A में जकड़ के रखा है, ठीक है। तुम गुलाम हो, तुमको जकड़ के रखते हैं। रूल 3A कहता है कि जीडीएस को अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंडर ग्राम जो है, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंडर जो भी ग्राम आता है वहाँ पे आपको किसी एक गांव में या कहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 4 से 5 घंटा का ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद ढेर सारे चीज़ हैं, ठीक है। जो बहुत सारी चीज़ हट गया। जैसे पहले सिक्योरिटी मनी लगता था 1 लाख रुपया का, वो हट गया है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ता था, वो हट गया है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जो कि रूल 3A में बोला गया है। तो जीडीएस पे रूल 3A इम्पोज हो जाता है। जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं आपको रूल 3A के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। और एक और नियम है जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020। पहले 2011 का रूल्स चलता था, उसके बाद रिवीजन होके 2020 का रूल आने लगा, ठीक है। जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मेल कैरियर, इस तरह से बोलते थे, ठीक है। अब उसी को नाम देकर दे दिया है डाक सेवक, या फिर एबीपीएम दे दिया है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। काम वही है, थोड़ा सा इज्जत दे दिया, ठीक है। तो पहले तो सैलरी भी कम था 2011 में, फिर 7th पे कमीशन आया। जीडीएस के लिए भी 7th पे कमीशन लागू हुआ, तो सैलरी बढ़ गया 10,000, फिर 12,000। तो इस तरह से ये सब चीज़ है। तो जीडीएस का जो जॉब मिलेगा ना इस बार 2025 में, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। विदाउट एग्ज़ाम आप जॉब ले सकते हैं। उसके लिए अच्छे से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और 5 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर रहना चाहिए। 5 सब्जेक्ट का कहने का मतलब सबसे पहले मैथ्स रहना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश। आपका मेन सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होता है। 5 सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर है तो उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, यानी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। 5 सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश, 2 लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, अच्छा नंबर है, 90% सुपर नंबर है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। यूआर में है तो आपको 95% कम से कम तो रहना ही चाहिए, 93%, तब जाके ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो जो जिसका 85% सुपर नंबर है 10th में, और वो नौकरी लेना चाहता है, बिना एग्ज़ाम का नौकरी लेना चाहता है, तो ये जॉब उसके लिए बहुत अच्छा है। फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 29 जनवरी को वैकेंसी आ जाएगा, नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर्म जो फिलअप होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जो यूआर कैटेगरी के अंडर आता है, जो ईडब्ल्यूएस के अंडर आता है, और जो ओबीसी कैटेगरी के अंडर आता है, जो भी कैंडिडेट्स, उन लोगों को 100 रुपया का फ़ी देना पड़ता है, 100 रुपया का। जो SC ST कैटेगरी के अंडर है, जो लड़की है, वुमेन है, तो उन लोगों को फ़ी माफ़ हो जाता है, नील, कोई भी रुपया नहीं लगता है। यानी कि वैकेंसी जो निकलेगा 10th बेसिस पे निकलेगा। बहुत सारा फेक न्यूज़ था, चल रहा था कि 12th बेसिस पे वैकेंसी आएगा। नहीं, अभी जब MTS 10th बेसिस पे है, तो GDS 12th बेसिस पे क्यों होगा? ये दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। जब MTS 12 होगा तब हो सकता है कि 12 बेसिस पे GDS का वैकेंसी आ जाए। एक्चुअल में अभी 10th बेसिस पे ही है। ना ही इसमें कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। बहुत जगह पैसा घूस लेने का जो इरादा रहता है, तो बोलता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, बच्चे लोग चकरा जाता है, सोचता है अरे तो मेरे पास तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो डरा देता है। अब बोलता है 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, 20,000 दे दो, तब जाके ज्वाइनिंग देंगे। तो अभी कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। रूल 3A में जो लिखा गया था कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है, तो वो हटा दिया, रूल्स को ही हटा दिया, ठीक है, उसमें से हटा दिया। जैसे बहुत सारे रूल्स हट जाता है ना, मॉडिफिकेशन होता है, अमेंडमेंट होता है, तो उसी तरह रूल 3A का भी अमेंडमेंट हुआ। 1 लाख का भी सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं लगता है। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लग देना पड़ता है। उसके जगह पे अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट के तरफ से फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको देगा। जैसे आपको बाईसाइकिल साइकिल चलाने आता है कि नहीं,
तो उसका भी अंडरटेकिंग आता है। आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं, हैंड हेल्ड डिवाइस, इस तरह का डिवाइस जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का डिवाइस मिलेगा और इसी डिवाइस में काम होता है। तो इसके लिए कंप्यूटर सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आजकल इतना लोग मॉडर्न हो चुका है, कंप्यूटर सबको चलाने आता है, बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होता है। तो सर्टिफिकेट ले लेना भाई, कहीं से ले लेना, कोर्स कर लो, डिप्लोमा कर लो, और अच्छी बात रहेगा। प्रमोशनल एग्ज़ाम जब दोगे पोस्टमैन का या पीए का या एमटीएस में तो अभी कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब पोस्टमैन या पोस्टल असिस्टेंट या आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्ज़ाम दोगे तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बहुत तगड़ा वाला स्पीड होना चाहिए, टक 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 इस तरह का स्पीड, तब जाके कोर्स करोगे तो हो सकता है ना। तो वो कहेगा लोग देखो बुढ़ारी में जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी ये सब चीज़ कोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नया नया वैकेंसी आएगा और ये सब प्रोसेस होते होते 2-3 महीना टाइम लग जाएगा। तो अभी ज्वाइन कर लो, कोई कंप्यूटर सेंटर जाओ और 2 महीना 3 महीना का कोर्स कर लो, कम से कम टाइपिंग यार तो सीखने आ जाएगा। अकाउंट सीफ खोलने के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सीफ भी खोलना कभी कभी पड़ जाता है। जीडीएस को बोलता है एसओ में अगर खुद से सीफ खोल लो, सीफ आईडी जो होता है। तो आपको कंप्यूटर एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर चलाने, मोबाइल चलाने आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है, बस अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगता, पहले मांगता था, अब उसी की जगह पे आपका क्या होता है कि ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करके दे देना रहता है, क्योंकि जीडीएस को पूरा सैलरी नहीं मिलता जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। उसमें 12-13 हज़ार बेसिक टीआरसीए मिलता है, तो उसमें क्या होगा, इसीलिए जीडीएस को ये अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमारा होता है। तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, अंडरटेकिंग उसको बोलते हैं। वो फॉर्म में लिख करके दे दीजिएगा कि हमारा लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए हम अलग अलग काम भी करते हैं, हमारा एनुअल इनकम 1 लाख 1.5 लाख हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में ये चीज़ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है, अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। तो ये सब चीज़ है। इसके वजह से भी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है वो लोग बहुत थोड़ा सा खरूश टाइप का रहता है, सोचता है कि कहीं से फ़ायदा मिल जाए, पैसा मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन डिपार्टमेंटल रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा है। ना ही आपको बोलेगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट दो, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, ना ही आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा। बस ऐसे ही अंडरटेकिंग फॉर्म भर के दो, हो जाएगा सिलेक्शन। आपका मेन जो सिलेक्शन होता है ना, आपका 10th का मार्क्स पे होता है, ठीक है, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। 10th आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट, कुछ भी फ्रॉडल चीज़ नहीं दिखना चाहिए उसमें, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा। और आपका जो 10th का ये जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, सबका कैटेगरी तो अलग अलग है। कोई यूआर कैटेगरी से है, कोई ईडब्ल्यूएस से है, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है। तो आप सबका अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो अगर मान लो किसी का परसेंटेज है 94%, आपका है 95%, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या किए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो गया, तो उस समय क्या करेगा, ड्यू टू योर कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर जो 94% वाला था आपसे नीचे, वो होल्ड पे है। जब सेकंड आपका मान लो कोई दूसरा लिस्ट निकलेगा, सिलेक्शन लिस्ट, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चांस तो एक ही बार मिलता है, ये नहीं कि इस बार रिजेक्ट कर दे तो फिर दोबारा जा करके डीबी कराने गए, नहीं, पूरा एक्यूरेट सब कुछ रखो। और अभी नोटिफिकेशन आने से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर से एक्सपायर हो जाएगा, और 31 मार्च के बाद बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको नोटिफिकेशन आने से पहले बनाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो ढेर सारे क्वेरी होगा आपके दिमाग में, तो वो सब चीज़ हम सॉल्व कर दिए हैं। आपका जो नॉर्मल सैलरी रहेगा 18,000, बीपीएम का रहेगा 18 साढ़े 18,000, एबीपीएम का 15,500-16 हज़ार हो जाएगा। उसके बाद और क्या, 4 से 5 घंटा का ड्यूटी होगा। फिर धीरे धीरे 3 से 4 साल के बाद आप प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 3 साल पे एलिजिबल होता है एमटीएस, जीडीएस टू एमटीएस आप 3 साल पे एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, यह है कि जीडीएस जो है 3 पोस्ट पे सिलेक्ट होता है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो तीनों पोस्ट लगभग एक ही जैसा ही होता है, ठीक है। तीनों लोग एलिजिबल होता है एमटीएस के लिए। तीनों के लिए सर्विस ईयर 3 इयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। जो 3 साल कंप्लीट कर लेता है, वो लोग एमटीएस एग्जाम में बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है। अगर पास करता है तो वो लोग एमटीएस बन सकता है। एमटीएस कहने का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ।
और जिसका अभी 7th पे कमीशन में उसका मिनिमम सैलरी है 18,000, फिर टीए डीए एचआरए ये सब अलग से, ठीक है। जीडीएस को कुछ भी अलाउंस नहीं मिलता है, मतलब सिर्फ डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ भी अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है। बीपीएम को सिर्फ एक ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, उससे ज़्यादा तो बीपीएम का खर्चा हो जाता है। तो 29 जनवरी को वैकेंसी आ रहा है और बहुत सारे वैकेंसी के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, करना है ना, कर लेना, नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाओगे। पूरा सटीक जानकारी देंगे और हम खुद बीपीएम हैं और 4.5 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस 4.5 साल का है और इस बार एमटीएस का भी एग्ज़ाम देंगे वीरो, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए वीडियो को यही ख़त्म कर देते हैं, नमस्कार।